हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में हम आपको निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये निश्चित समाकलन क्या होता है? अब तक आपने जो पढ़ा वो इनडेफिनिट इंटीग्रल था, यानी अनिश्चित समाकलन था। उसमें कोई जो है उसकी लिमिट नहीं थी, सीमा नहीं थी। लेकिन ये जो है क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच यानी दो लिमिट के बीच अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ए टू बी, तो ए और बी के मध्य ही जो है इसका मान जो है ज्ञात किया जाएगा। इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। यानी ये ए और बी, ए से बी तक ही होगा, इससे ना तो ए से कम होगा और ना ही बी से अधिक पर होगा, ए से बी का, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। तो देख लीजिए निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि माना इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स, माना स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आपका जो है एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है। तो इसलिए क्या हो जाए, अगर हम इसका जो है डेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल वो होगा तो इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी, ये लोअर लिमिट कहते हैं, ये अपर लिमिट कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, चूँकि इसका इंटीग्रेशन जो है आपका एफ एक्स है, एफ एक्स, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ए टू बी। तो इसमें क्या किया जाता है, एक बार x की जगह पे जो अपर लिमिट है पहले वो लगाई जाती है, यानी x की जगह पे जो है अपर लिमिट रखा जाता है तो एफ बी हो जाएगा, और तब बीच में होता है माइनस, और तब x की जगह पे लोअर लिमिट लगाई जाती है एफ ए, तो इसका मान हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। फिर से देख लीजिए कि मैंने कहा कि भाई स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखो इसका इंटीग्रेशन जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मान रखा हमने कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो गया, तो कैपिटल एफ एक्स यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर से ही देखो ये नीचे से ए टू बी लिख देंगे। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, जब आपने इंटीग्रेशन निकाल दिया तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे b रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ बी, ये हो जाएगा एफ बी। अब बीच में आता है माइनस और तब x की जगह पे a रखेंगे एफ ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो a को जैसे मैंने लिखा समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं लोअर लिमिट, और b को क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए क्षेत्रफल फलन, खैर इसका फिलहाल इस पाठ में जो है इसका कोई भी फिलहाल जिक्र नहीं है, फिर भी मान के चलो, ये देखिए यहाँ पर एक वक्र बना रखा हमने जिसका समीकरण है आपका y बराबर एफ एक्स, एक वक्र है। तो देख लीजिए इस वक्र द्वारा यहाँ पर देखो इसकी दो परपेंडिकुलर डाल रखे हमने, ये x बराबर a है और ये x बराबर जो है आपका b है। तो वक्र द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल a और b के मध्य, इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इसका नाम लिखा मैंने पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे में ज्ञात किया जाता है। फिलहाल इसका जो है अभी इसका जो है अगले जो है चैप्टर में जब समाकलन का अनुप्रयोग बताया जाएगा तो वहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्या होता है, फिर भी आप देख लीजिए ये वक्र द्वारा जो है घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ये देखो इसकी कोटियाँ हैं, ये ए और बी एक्स अक्ष पर, तो ये जो क्षेत्रफल हो गया आपका इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस वक्र के द्वारा होगा पी क्यू आर एस, और इसका मान होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक जो हम सी रखते हैं इसको रखने की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक सी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप जो है जब इंटीग्रेशन निकालते थे अनिश्चित समाकलन में इससे पहले, तो क्या करते थे, उसमें अंत में प्लस सी जरूर रखते थे। इसमें रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है, जो मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं है। देख लीजिए अभी मैंने कहा कि मान के चलो, यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि माना स्मॉल एफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन जो है आपका कैपिटल एफ एक्स है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स बराबर, माना मैंने यहाँ पर जो है समाकलन नियतांक रख दिया, तो एफ एक्स प्लस सी ए टू बी। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि सबसे पहले जो है जब हम यहाँ पर समाकलन जब हमने निकाल दिया तो पहले x की जगह पे b रखेंगे और फिर माइनस करेंगे, x की जगह पे c रखेंगे। तो पहले b रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ बी प्लस सी, पहले c पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एफ बी प्लस सी, और फिर मैंने कहा था माइनस, फिर a रखेंगे लोअर लिमिट, एफ ए प्लस सी। तो एफ बी प्लस सी, पहले b रखा तो एफ बी प्लस सी हुआ, और तब माइनस, तब x की जगह पर a रखा तो एफ ए प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस सी है और ये माइनस प्लस का माइनस सी हो जाएगा, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। यानी सी अगर आपने जो है ये देखो एफ बी माइनस एफ ए, तो अगर आपने सी ले लिया तो सी ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसलिए निश्चित समाकलन में क्या होता है, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी, उसको नहीं रखना है। आप जब भी आप मान जो है निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अब हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल के प्रश्न हल कराने जा रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रश्न वही बच्चा जो है हल कर सकता है जिसको अब तक इंटीग्रल करना आता हो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना जैसे अब तक हमने आपको विभिन्न विधियों से सिखाया, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे कुछ विशिष्ट सूत्रों की से सिखाया हो, चाहे आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन से सिखाया हो। तो जिसको जो है आपका जो है इंटीग्रेशन जो है करना आता हो वही डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चनों को हल कर सकता है। तो मैं आपको जो है ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल से प्रश्न है। इसमें ये है 28 का एक, आई बराबर है x इंटीग्रेशन 2 to 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 to 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो x स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बटे 3, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। और यहाँ पर बाहर से लिमिट लिख देंगे, लिमिट 2 to 3 रख देंगे आप। तो अब क्या करना है, पहले x की जगह पे 3 रखना है और फिर माइनस करके x की जगह पे 2 रखना है, तो बराबर 1/3। देखो ये 1/3, तो इस 3 पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभाव तो x पर पड़ेगा। तो 1/3 मैंने पहले बाहर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, पहले अपर लिमिट लगनी है, तो एक्स क्यूब मनी 3 का क्यूब और माइनस फिर 2 का क्यूब जो है, जैसे मैं उसमें बताया एफ बी माइनस ए एफ ए, तो पहले इसमें 3 रखना है एक्स की जगह पे, फिर माइनस रखना है, फिर एक्स की जगह पे 2 रखना है। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया, तो बराबर 1/3, 3 का क्यूब 27 माइनस 8 बराबर होता है 27 में से 8 गया 19, और 19/3। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पहले इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर x की जगह पे पहले 3 और फिर 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखनी पड़ती है, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। दूसरा जो आपका एक एग्जाम्पल और बताने जा रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2x dx बटे x + 1 x + 2 बराबर, देख लीजिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये डेफिनेट, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस वही बच्चा हल कर सकता है जिसको पहले इंटीग्रल करना आता हो। तो देख लीजिए यहाँ पर है जो है x बटे x + 1 x + 2, इसको आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा x बटे x + 1 x + 2 का जो है आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप शॉर्ट विधि से सीधे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने देखा कि अंश में जो है आपका, क्योंकि ये अंश में जो है केवल x है, इसका मतलब x है, तो ये जब ये अलग अलग हर आएंगे तो एक तरफ 2x आएगा लेकिन संख्या नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, क्या किया, इन हारों को अलग अलग किया। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको अलग से x बटे x + 1 x + 2 लिखना पड़ेगा, बराबर लिखना पड़ेगा a बटे x + 1 और प्लस b बटे x + 2, और तब उस आधार पे तब लघुत्तम लेकर के
तब आपने जो है एक बार x बराबर ऋण 1 x बराबर ऋण 2 जैसे मैंने पिछले प्रश्नों में बताया था उस विधि से आपने जो है पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं x बटे x+1 x+2 के। लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि इसमें केवल अंश में x है, जहाँ पर सरल हो जाता है। x का मतलब है कि निश्चित तौर पर जो है 1 के अंश में 2 है, क्योंकि तब 2x में और बीच में x घट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 बटे x+2 माइनस 1 बटे x+1। इससे क्या हुआ, देखिए जब हम इनका लघुत्तम लेंगे तो x+1 x+2 आ जाएगा लघुत्तम। आप देख लीजिए इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2x धन 2 और ऋण इसका गुणा 1 से होगा तो वही है। तो ये इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी आपका यहाँ पर। ये देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा 2x धन 1 आ जाएगा और ऋण ये हो जाएगा x धन 2। जब हम इनका जो है लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे लघुत्तम x धन 1 और x धन 2। जब हमने यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, जब हम x धन 2 x धन 1 यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या स्थिति आएगी, x धन 1 के साथ 2 आ जाएगा और ऋण 1 आ जाएगा। मैंने ये शॉर्ट में किया है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x और ये ऋण x, तो कितना रह जाएगा हमारे के पास, केवल x रह जाएगा। और ये देखिए धन 2 और ऋण 2, तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये वाला जो है फलन आपके पास बचा x बटे x+1 x+2। तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर आपसे संभव हुआ, और अगर नहीं होगा तो तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हमने पहले बताया आपको उस विधि से आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये इंटू dx इंटीग्रेशन a to b लिखा हुआ है। देख लीजिए ये 2 बटे x धन 2, तो 2 तो बाहर आ गया आपका, और 1 बटे x धन 2 मान 1 बटे x का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह से जानता है log x होता है। 1 बटे x तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका log x+2, ये पहले भी कई बार हो चुका है। तो 1 बटे x+2 है तो log x+2 हो जाएगा, माइनस ये हुआ 1 बटे x+1 है तो ये x ही है। इसको आप वैसे चाहें तो उस विधि से वो करना चाहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, कि x+1 बराबर t लेके dx बराबर dt होता है। तो 1/t हो गया तो log t 1/t हो तो log t, तो log t की जगह पे x+1 रखना है। खैर ऐसा आपको करने की कोई ये आवश्यकता नहीं है क्योंकि तब तो सवाल बहुत लंबा पड़ जाएगा आपका। तो आपने क्या किया, ये देखिए आपका 2 बटे जो है आपका x+2 है तो 2 तो बाहर आ गया, 1 बटे x+2 का log x+2 हो गया और माइनस 1 बटे x+1 का log +1 हो गया। और ये ब्रैकेट रहा है, ये देखो ये लिमिट लिखी हुई मैंने, ये बड़ा कोष्ठक लगाना आपने और 1 to 2 क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है। जब मैंने इसको सॉर्ट किया है देख लीजिए ये बराबर हो गया, ये 2 log x+2 है। तो मैंने क्या किया कि ये 2 जो है इसकी घात में रख दिया। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि log m की घात n, ये चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। log m की घात n बराबर होता है n log m। तो जब ये घात आगे आ सकती है, इससे पहले आ सकती है, तो ये आगे वाला अंक इसकी घात में भी जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 log x+2 है तो ये 2 को हमने इसकी घात में डाल दिया तो ये हुआ log x+2 का स्क्वायर हो गया और माइनस log x+1 हो गया। और ये बाहर से बड़ा कोट कर दे, लिमिट 1 to 2 है, ये लिमिट 1 to 2। अब ये देखो ये log m ऋण log n के रूप का है। तो log m ऋण log n बराबर होता है log m बटे n। m बटे n माने x+2 का स्क्वायर बटे x+1, ये आपका, और इंटीग्रेशन 1 to 2। अब हमने इसकी लिमिट लेनी है, इसकी लिमिट लगानी है। तो मैंने क्या कहा, पहले जो है आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो गया log 2 रखना है तो 2 धन 2 का स्क्वायर, 2 धन 2 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा आपका 2 धन 1, x की जगह पे 2 रखा तो x के बाद 2 तो 2 धन 2 का स्क्वायर बटे 2 धन 1। ये तो पहले जो है अपर लिमिट रख दिया हमने, बीच में माइनस का चिन्ह रखा और फिर लिखेंगे log, अब x की जगह पे 1 रखना है तो log 1 धन 2 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 रखना है और बटे x धन 1 यानी 1 धन 1, ये आपका ये हो गया। तो बराबर हो गया ये है log, यहाँ देखिए 2 2 4 का वर्ग होता है 16 बटे 3
और ऋण ये आपका हो गया आपका ये 1 3 कितना हुआ, अगर 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9/2। तो ये आपका log 16/3 माइनस log 9/2। फिर इनको भी इकट्ठा किया मैंने, देखिए ये है आपका log m और ऋण log n। ये किसका सूत्र होता है? log m/n का सूत्र होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर मैंने log m/n का सूत्र है ये, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ये log m है, ऋण log n है। ये किसका सूत्र होता है? log m ऋण log n का सूत्र होता है। तो ये बराबर हो गया आपका log m/n। log m ऋण log n है, तो log m/n। तो log यहाँ पर देखो m की जगह पे लिखा मैंने 16/3 और बटे 9/2। तो log m/n हो गया। ये भाग वाली भिन्न उल्टी होगी, तो log 16/3 गुणा 2/9। तो ये हो गया आपका 16 दूना 32 और बटे 9 27। तो log 32/27। तो इस प्रकार से आप जो है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो है इंटीग्रेशन ज्ञात करना है और तब जो है लिमिट लगाना जो है वो आसान है, लेकिन इसके लिए पहले आपको जो है इंटीग्रेशन ज्ञात करना आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल क्या है, अब देख लीजिए, मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा जो है वो सिखा रहा हूँ। प्रतिस्थापन द्वारा जो है आपका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, देख लीजिए। यहाँ पर इस सब प्रश्न में देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन 4 to 9 √x/3 माइनस x की घात 3/2 का स्क्वायर dx। तो प्रतिस्थापन द्वारा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखा हमने, ये x की घात 3/2 है। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो √x आ जाएगा, क्योंकि ये √x मैंने x की घात 1/2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि x की घात 3/2 को जो है क्या माना, t माना। पुट x⁻³ इज इक्वल टू t इम्प्लाइज दैट, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x की घात 1/2। 1/2 क्यों आ जाएगा, n x की घात n वाला सूत्र लगा, तो x की घात n बराबर x n बाहर आ गया और x की घात n-1, तो 3/2 में से a घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, dx बराबर आपका dt हो गया। इम्प्लाइज दैट, ये देखो ये 3/2 को हम राइट साइड लेंगे, तो यहाँ पर x की घात 1/2 को लिखा हमने √x dx बराबर 2/3। ये 3/2 है, राइट साइड जाने पर 2/3 हो गया, 2/3 dt। तो देखो √x dx, देखो √x और dx इतनी की जगह पे हमने रखना है, क्या रखना है, 2/3 dt रखना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हम जो है जो इनडेफिनिट इंटीग्रल करते थे उसमें हमने ये इंटीग्रेशन निकालते थे, लास्ट में जो है जब हमारा प्रश्न पूरा हो जाता था तो हम t की जगह पे जो है फिर से जो है x के रूप में मान रख देते थे। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी है। जो ये लिमिट 4 to 9 है वो किसके लिए है, x के मान है, वो 4 to 9 है, वो x के मान है। अब यहाँ पर हमारी लिमिट हो गई है, अब हमारा जो फलन हो जाएगा वो t के रूप में हो जाएगा। तो अब की बार जो लिमिट होगी वो t के लिए होगी। अब t के लिए कैसे होगी, देख लीजिए, x बराबर 4 है, इम्प्लाइज दैट t बराबर कितना होगा, देखो इसी सूत्र जो मान रखा है, अगर x बराबर 4 है इम्प्लाइज दैट t बराबर, देखो t बराबर x की जगह पे 4 रखो, 4 की घात 3/2। अब 4 की घात 3/2 को कैसे हल किया मैंने, 4 को 2 का वर्ग रखा और बाहर से रखा 3/2, तो 2 और 2 कट गया, गुणा में घात की घात होने पर घातें गुणा होती हैं, तो 2 और 2 कट गया, तो 2 की घात कितना हो गया आपका 3 हो गया, यानी कितना हो गया 8। तो देखो जब x 4 था तो t का मान हो गया आपका 8, यानी अब लोअर लिमिट याद रखिए, क्योंकि अब हमारा फलन t में आएगा तो लोअर लिमिट आपकी जो है 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से x बराबर हमने 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो इसका मतलब है t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस सूत्र में 9 की घात 3/2 हो जाएगा। 9 को मैंने 3 का वर्ग लिखा, घात 3/2, 2 कट गया, 3 की घात 3 मानी 27। तो अब लोअर लिमिट जो है 8 हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी 27। अब आपको x को t को x के रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो i बराबर देख लीजिए 8 to 27, इसकी लिमिट 8 to 27 हो गई। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए √x dx की जगह पे क्या लगना है, 2/3 dt हो गया और बट्टे में हो गया 30 माइनस, ये इसको t मान रखा, 30 माइनस t का स्क्वायर हो गया आपका, तो बराबर हो गया आपका, देख लीजिए
इज इक्वल टू, ये 2/3 होगा, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 8 to 27 और ये लिखा मैंने 1/30 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी, 30 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी। तो ये देखो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसको 1/, अगर हम एक्स स्क्वायर समझें, इसको एक्स स्क्वायर समझें तो क्या हो जाएगा, 1/x² का, तो इसकी घात जो है आपका ऊपर माइनस ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कर रखा i बराबर 2/3 लिमिट 8 to 27 30 माइनस टी की घात ऋण 2। तो हम इसमें x की घात n वाला सूत्र लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा ये माइनस 30 माइनस 2 की घात -1 हो जाएगी। क्या होता है देख लीजिए, x की घात n+1 यानी -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है -1, और बट्टे में भी -2 + 1 होता है, ऐसा होता है ना। उसका सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 और बट्टे में होता है n+1। यहाँ पर n का मान जो है आपका जो है ऋण 2 है, तो ऋण 2 धन 1 माने ऋण 1 हो गया, और बट्टे में भी ऋण 1 हो गया। अब ये बाहर से आप बोलेंगे ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस असल में यहाँ पर 30 माइनस 2 है, तो ये t का चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस यहाँ बाहर आया। क्योंकि अगर आप इसको जो है एक नया जो है मानेंगे, मान के चलो इसको u मानेंगे, 30 माइनस टी बराबर, अगर इस प्रकार से अगर आप प्रश्न करें कि माना आप जो है 30 माइनस टी बराबर u माने, तो इम्प्लाइज दैट हो गया, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस डी टी बराबर डी यू, इस प्रकार से, यानी डी टी बराबर ऐसा हो जाएगा, डी टी बराबर माइनस डी यू, तो वो माइनस असल में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न में जो ये माइनस आया, ये इस टी का ये माइनस आया। अब बाकी देख लीजिए, आपने इसको x² की घात है, तो x की घात जो है माइनस हो जाएगा बटे -1, ये आपकी इसको x की जगह पे रखा हुआ है, तो बराबर हो गया 2/3। और ये देखो माइनस माइनस का प्लस हुआ गया, इसको बट्टे में रख दिया क्योंकि इसकी घात ऋण 1 है, तो 1/30 माइनस 2, और ये लिमिट नहीं छोड़नी है, ये 8 to 27 बराबर। अब लिमिट लेंगे हम एक बार टी की जगह पर अपर लिमिट लेंगे, फिर माइनस और लोअर लिमिट लेंगे, तो ये 2/3 1/30 माइनस 27 हो जाएगा, ये हमने अपर लिमिट ले लिया, और माइनस फिर से 1/30 माइनस 8 हो जाएगा। अब हमने लिमिट ले ली, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो देख लीजिए बराबर 2/3, ये 1/3 हो गया, माइनस 1/22 हो गया, तो बराबर 2/3, ये आपका 66 इनका लघुत्तम आया, तो ये 22 एकम 22 और ऋण 3 एकम 3, तो 2/3 गुणा 19/66, 19/66 और बराबर हो गया। देखिए ये 2 से 66 कट जाएगा, कितनी बार 33 बार कटेगा, तो 33 × 99 बट्टे में 99 हो जाएगा, और अंश में हो जाएगा 19, तो 19/99। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमको इसको वापस टी में ये उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स में लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसकी लिमिट टी के लिए जो है बदल दी है। तो इस प्रकार से करेंगे। फिर एक प्रश्न और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी प्रकार से, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt, इस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 है, तो यहाँ देखिए अगर हम साइन 2t को जो है, अगर हम माना कोई नया मान है, यहाँ पर सवाल टी में दे रखा है, तो हम कुछ जैसा हम वहाँ एक्स वाले को टी मानते हैं, तो मैंने यहाँ पर टी वाले को एक्स मान लिया। तो माना हम साइन 2t को जो है अगर हम x मानते हैं, तो डेफिनेशन जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos 2t हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर किया कि साइन 2t बराबर x माना, इम्प्लाइज दैट जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मैंने कहा था ये 2 बार आ जाएगा, 2 cos 2t, साइन 2t का डिफ्रेंसिएशन होता है 2 cos 2t, और dt बराबर हो गया आपका dx। अब यहाँ पर ये 2 हटा के इम्प्लाइज दैट हो गया cos 2t dt बराबर 1/2, ये 2 यहाँ आ गया 1/2 dx। देखिए कितने का मान निकल गया, cos 2t dt का मान निकल गया हमारा
कितना निकला 1/2 dx। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर भी क्या कहना हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, पुट किया है, तो यहाँ पर भी लिमिट बदलनी है। याद रखिए ये लिमिट किसके लिए है, यहाँ पर टी के लिए। अब जो लिमिट निकालनी है हमने वो किसके निकालनी है, एक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले टी लोअर को करते हैं, टी बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 गुणा 0, मैंने यहाँ पर लिखा साइन 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 माने 0 होता है, साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। तो लोअर लिमिट इसकी अब भी 0 ही रही। अपर लिमिट देखिए π/4, टी बराबर π/4 इम्प्लाइज दैट, अब मैंने π/4 रखा तो आपका x बराबर हो गया साइन 2 इंटू π/4, तो 2 इंटू π/4 π/2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और साइन π/2 माने साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो अपर लिमिट आपकी बार क्या हो गया 1 हो गया। तो इसलिए i बराबर है 0 to 1 आपका x क्यूब, देख लीजिए x क्यूब क्यों हुआ, साइन 2t को हमने जो है आपका x मान रखा है तो ये क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और ये cos 2t dt का मान सिर्फ कितना है आपका 1/2 dx है, आपका 1/2 dx। तो ये 1/2 बाहर रख दिया, और ये x क्यूब का होता है x रेज टू पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बट लिमिट लिख दिया 0 to 1, अब के बाद लिमिट 0 to 1 होगी तो बराबर हो गया 1/8। यहाँ देखिए x, यहाँ पर पहले x की जगह पे 1 रखना है तो 1 की घात 4, और फिर x की जगह पे 0 रखना था, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो वो मैंने नहीं रखी। क्यों नहीं रखी, क्योंकि अगर x का 0 रखेंगे तो उसको 0 ही होना है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया 1/8, 1 की घात 4, वो 0 नहीं लिखा, 1 की घात 4 1 ही होता है तो 1/8 हो गया आपका। इसी प्रकार से देख लीजिए एक आध प्रश्न और बता रहा हूं मैं, i बराबर इंटीग्रेशन आपका -1 to 1 5x रेज टू पावर 4 अंडर रूट x रेज टू पावर 5 प्लस 1 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन आपका जो है आपका 5x रेज टू पावर 4 होता है। यहाँ पर पुट क्या करेंगे कि x रेज टू पावर 5 प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, इम्प्लाइज दैट जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x रेज टू पावर 4 dx बराबर सीधे सीधे dt हो जाएगा, यानी 5x रेज टू पावर 4 और ये dx इनको मिला के dt हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिमिट फिर चेंज करनी पड़ेगी, ये जो लिमिट है ये x के लिए है, अब हमें t के लिए लेना है। तो जब हमने पहले लोअर की बात करेंगे कि x बराबर -1 है तो t बराबर क्या हुआ है, देखिए t बराबर देखिए ऋण 1 की घात 5, x की जगह पर ऋण 1 रखो, ऋण 1 की घात 5 और धन 1, ऋण 1 की घात 5 का मान होता है आपका ऋण 1, विषम घात है तो ऋण की विषम हो तो ऋण हो जाएगा आपका ऋण 1 और धन 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तो होगी इसकी 0, और अपर लिमिट देखिए x बराबर अगर हम इसको 1 को रखते हैं तो t बराबर हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ पर इसी जो मान रखा है 1 की घात 5 धन 1, 1 की घात 5 1 ये होता है, धन 1 बराबर 2। तो देखो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट 2 हो गया। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ देख लिए आपको इतने का मान 5x रेज पावर 4 dx का मान जो है आपका सिर्फ dt है, इतने का मान dx है, और इसको मैंने t मान रखा है तो ये हो गया आपका अंडर रूट t का मतलब होता है t की घात 1/2। तो बराबर हो गया यहाँ पर ये बराबर हो गया आपका ये t की घात कितना हुआ 3/2, ये 1/2 घात है तो 1/2 धन 1 n+1/n+1 होता है, t रेज टू पावर n+1/n+1, तो आपके t की घात 1/2 धन 1 माने 3/2 हो जाएगा। अभी लिमिट 0 to 2 ही चल रही है, बराबर ही देखो ये 3/2 है, ये बाहर आके 2/3 उल्टा हो जाएगा, ये 2/3। और यहाँ पर देखिए t की जगह पे सबसे पहले हमने अपर लिमिट लगाना है, तो 2 की घात हमने लिख दी 3/2, 2 की घात 3/2, और ऋण यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर 0 वैसे रखने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब 0 होता तो 0 वालों को इसको लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। तो बराबर हो गया 2/3 और 2 की घात 3/2, 2 की घात 3/2 को कैसे लिखा मैंने 2/3, 2 गुणा 2 की घात 1/2, देखो ये 2 की घात 1 होगी, 2 मान 2 की घात 1 और ये 1/2 तो 3/2 घात होगी, तो देखो 2 दूना 4 ये रह गया 2 की घात 1/2 माने वर्गमूल, तो आपका 4 वर्गमूल 2/3 हो गया।
इसी प्रकार से देख लीजिए, ये सब सवाल आपके करे हुए हैं। एग्जाम्पल 30, आई बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप जानते हैं tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पुट मैंने क्या किया, tan इनवर्स x बराबर t implies दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे डी टी। तो देखो इतने का मान 1 बटे, ये बटे ही में है और डी एक्स इतने की जगह पर t हो जाए। सिर्फ यहाँ पर लिमिट चेंज करनी है, पहले x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा। अब क्योंकि पहले ये लिमिट, ये जो मान है ये आपकी x के लिए, हमें t के लिए ले आने हैं, तो आपका x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0, tan के किस कोण का मान 0 होता है, 0 का मान होता है। तो इसका मतलब हो गया tan इनवर्स 0 का मतलब हो गया 0। और x बराबर जब हमने 1 रखा तो t बराबर tan इनवर्स 1, और tan के किस कोण का मान 1 होता है, 45 का मान π/4। तो इसका मतलब देखो अब की बार लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट हो गया π/4। तो i बराबर मैंने देख लिया इंटीग्रेशन 0 to π/4, और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x को हमने t मान रखा था और इतने का मान आपका dt आ गया, तो t dt हो गया। तो ये हो गया आपका t²/2, t²/2, t का जो है जो इंटीग्रेशन होता है t²/2 इसमें 0 to 4। अब पहली बार क्या रखना आपने, देखिए ये 1/2 मैंने बाहर रख दिया। अब पहले अपर लिमिट रखने हैं, तो t की जगह पे π/4 रखेंगे तो π/4 का स्क्वायर। अब माइनस t की जगह पे 0 रखना था तो वो 0 हमने नहीं रखा, तो ये हो गया आपका 1/2 और π²/16 हो गया। पाई दोनों का स्क्वायर अलग कर दिया, π²/16 हो गया, तो बराबर हो गया ये आपका π²/32। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कोई विशेष अलग से जो नहीं होते हैं, सिर्फ इनकी आपको लिमिट बदलनी भी आनी चाहिए। एक चीज़ आपको ज़रा ध्यान देनी है, आपकी किताब में आप जब देखेंगे योगफल के रूप में जो निश्चित समाकलन है तथा प्रश्नावली 7.8 है, इस सिलेबस से इस समय उन्होंने हटा दिया है। मैंने यहाँ पर लिखा हटा दिया है। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर आपको ने प्रश्नावली, 2 प्रश्नावलियों के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। 7.9 व 7.10 के प्रश्नों को आप जो है आप हल कर सकते हैं इसके, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो है डेफिनेट इंटीग्रल के हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पे हैं। तो 7.9 और 7.10 के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है इसकी लिमिट चेंज करनी आनी चाहिए। याद रखिए जो यहाँ पर लिमिट जैसे ये 0 to 1 है, वो जो है आपका जो है x के लिए है, और जब हमने यहाँ पर t मान लिया है तो आपकी जो लिमिट होनी चाहिए वो t। तो t का फिर से देख रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं इस सब प्रश्न को, कि इसको कर रहा हूँ देख लीजिए। जब x बराबर 0 है तो t बराबर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, tan ये मान ये होता है, कोण यहाँ लिखा जाता है, tan इनवर्स 0 माने 0 अंश का मान होता है, तो 0 हो गया। या x बराबर 1 हमने रखा तो यहाँ पर t बराबर हो गया tan इनवर्स आपका 1 हो गया, और tan इनवर्स के किस कोण का मान 1 होता है, π/4 यानी 45 डिग्री का। और फिर आप जो है सवाल जहाँ पर आपका जो है 0 लिमिट होती है, तो जब हम लिमिट खोलते हैं तो उस 0 को रखने की आवश्यकता संभव तो नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं ही 0 हो जाता है। ओके।